हेलो एंड वेलकम टू टॉपर्स टॉक। आई एम विभास झा और आज हमारे साथ हैं राकेश कुमार। राकेश कुमार 152 रैंक लेकर आए हैं यूपीएससी के अंदर। उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मैं और राकेश काफ़ी जुड़े रहे हैं तो मैं जानता हूँ राकेश ने काफ़ी सही निर्णय लिए। ही हैज़ टेकन सम राइट डिसीजंस एंड गॉन थ्रू इट। राकेश हैड इकोनॉमिक्स एज हिज ऑप्शनल and Rakesh has done BTech in electrical engineering from IIT Kanpur and he's from Sikar, Rajasthan। और राकेश की जो बेसिक इंटरेस्ट हैं वो अपने एक स्टार्टअप भी रख चुके हैं और उनकी इकोनॉमिक्स की तरफ भी काफ़ी रुचि रही है। तो आज हम राकेश की जर्नी जानेंगे विथ राकेश's आइडियाज़। तो इसका पर्पस यही है कि आप और सीख सकें, जान सकें कि तैयारी कैसे करनी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस राकेश, थैंक यू सर फॉर क्वालिफाइंग। So we will begin with basic questions and the idea is that students should get as much benefited as possible. So Rakesh, how did the journey of UPSC begin? So sir, my journey started in third year. So in third year I was managing technical festival Tekriti. So during that time I used to manage I was a overall festival coordinator of that festival. So we used to manage for all the departments, marketing, PR, MLP, वो सारे आप लोग देखते थे? सारे लोग हम लोग देखते थे। तो उससे एक अलग एक्सपीरियंस मिला और उससे फिर मैं कंपेयर किया कि एज ए डीएम और एज ए सिविल सर्वेंट का मतलब कंपेयर करने लग गया मैं। और मेरे को उसमें जो टेक्रीती का एक्सपीरियंस था मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें मैं एटलीस्ट 12 घंटे 14 घंटे दे रहा हूँ तो मेरे को मतलब कभी ऐसा थकान महसूस वाला सीन नहीं लगता और अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सिविल सर्वेंट की जर्नी कंपेयर किया और सीनियर से टॉक की, जो बहुत सारे सीनियर्स जो हमारे कैंपस से निकले थे उनसे बात की। तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हो गया और एक अच्छा आइडिया कि मतलब यहाँ पे रह के कुछ इम्पेक्ट किया जा सकता है। देन वो ये यूपीएससी की जर्नी अट्रैक्ट कर ली। फिर वहाँ से स्टार्ट हो गया था कि यूपीएससी करना है, बट तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। अच्छा, लेकिन मन में आ गई थी बात? आ गई कि इन फ्यूचर मेरे को यूपीएससी करना है। तो देन क्लैरिटी ऑन राकेश's पार्ट। in his third year he was clear कि अब यूपीएससी करना है बिकॉज while organizing his फेस्ट इनको जो मिले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो काफ़ी मिलती जुलती थी जो इनको लगा कि एक सिविल सर्वेंट के लिए वर्क करेंगी। एंड दैट इज़ वेयर द एप्टीट्यूड वाज डिस्कवर्ड। ऐसा कह सकते हैं राकेश कि एप्टीट्यूड वहाँ पकड़ में आया कि हाँ इस तरफ मेरा एप्टीट्यूड है। और वो मतलब कंप्लीटली सिमिलर जर्नी, वो कंप्लीटली सिमिलर वर्क नहीं था सिविल सर्वेंट का, बट समवट मैच करता था सिविल सर्वेंट के वर्क से। वहाँ से स्टार्ट हो गया एटलीस्ट। ठीक है। और 2017 में आपने ख़त्म किया अपना कॉलेज और उसके बाद आपने सीरियस प्रिपरेशन शुरू की? 2017 के बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट लिया और फिर एक साल के लिए जॉब किया। अच्छा। जॉब एज ए प्लान बी बैकअप रहा और उस एक साल में मैंने डिस्कवर कर लिया कि मेरे को ऑप्शनल क्या लेना है। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने सीनियर से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि तुम वहाँ जाके बहुत ही कम टाइम दे पाओगे जॉब में, तो हो सकता है कि नहीं ढंग से टाइम नहीं दे पाओ। ये टाइम तो अच्छे से यूटिलाइज करो ऑप्शनल डिस्कवर करने में, क्योंकि ऑप्शनल का बहुत बड़ा मैटर होता है स्कोर करने में। मैं थोड़ा सा रोकूंगा राकेश आपको। तो अब हम आ रहे हैं एक अगले सवाल पर कि राकेश ऑप्शनल कैसे चूज़ किया? क्या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्यों? लोग तो डराते होंगे कि इकोनॉमिक्स तो खतरनाक है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा लोग माहौल ऐसा बना रखा है कि इकोनॉमिक्स से इससे दूर रहो, ये ग्राफ है समझ में नहीं आते वगैरह, या फिर स्कोरिंग नहीं होता, ऐसा माहौल बना रखा है। बट मेरा था मेनली इंटरेस्ट बेस पे था। हाँ। तो ड्यूरिंग आईआईटी कानपुर ओपन इलेक्टिव्स होते थे, उसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ओपन इलेक्टिव लिया था। तो वहाँ से मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। फिर मैंने जब जॉब के टाइम पे बेसिक माइक्रो और बेसिक मैक्रो किया था तो उससे पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स की तरफ, और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा का कंसेप्चुअल है और मेरा थोड़ा डेटा वगैरह इजीली याद भी हो जाते हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ कंफर्टेबली मैं इकोनॉमिक्स कर सकता हूँ। तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मेरी जॉब में भी थोड़ा बहुत पार्ट था इकोनॉमिक्स का, तो बेटर रहा मेरे लिए। करेक्ट। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर ऑडियंस हु मे वांट टू लिसन टू दैट इन इंग्लिश, दैट बेसिक आइडिया दैट राकेश हैड इन हिज माइंड वाज व्हिच इज हिज कंफर्ट सब्जेक्ट. So he found economics to be a comfort subject. He had studied it as his electives, part of it, micro, part of macro. He liked it. He said he liked data, something that appealed to him. It remained with him for some time. And most importantly, the love and interest in the subject. The interest in the subject was there. That's the foremost thing. Foremost thing. तो ये फिर मैं रिपीट कर दूंगा, ये बार बार बोलता हूँ और आपने काफ़ी टॉपर्स टॉक में ये सुना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ वेदर यू हैव अ लाइकिंग फॉर द सब्जेक्ट और नॉट। क्योंकि जिस सब्जेक्ट के लिए लाइकिंग है वो एफर्टलेसली पढ़ोगे, दैट यू विल स्टडी एफर्टलेसली। ये सोच के सब्जेक्ट मत चूज करो दैट विच सब्जेक्ट गिव्स मोर क्वालिफायर्स एंड विच सब्जेक्ट गिव्स मोर मार्क्स, बिकॉज एनी सब्जेक्ट कैन गिव लेस मार्क्स एनी पर्टिकुलर डे टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो आप इंडिविजुअल होकर चूज करो। ये मेरे ख्याल से राकेश इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे।
Perfect, Rakesh. So optional, after choosing your optional economics, Rakesh, how did you manage your balance between GS and optional? So सर मैंने What was the strategy? GS कैसे किया और optional की balance कैसे बनाते थे? सो मैंने स्टार्ट किया था 2018 से प्रिपरेशन, जब मैं जॉब छोड़ी उसके बाद स्टार्ट 2018 से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। 2019 फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके। तो उस टाइम पे इनिशियली जीएस का कोर्स कंप्लीट करते ऐसा था, टाइम थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट 4 आवर ए डे ऑप्शनल को इनिशियली दिया था। टिल दिसंबर जनवरी मैंने ऑप्शनल को अच्छे से टाइम दिया, उसके बाद मैंने जीएस को ही ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि उसके बाद जीएस को टाइम देने का बेनिफिट था कि वो प्रीलिम्स पास में था, और प्रीलिम्स में भी उन सब्जेक्ट्स को टाइम दिया यूजुअली जिसमें प्रीलिम्स का स्कोर मैटर करता है। राइट। और अक्टूबर नवंबर तक तुमने ऑप्शनल की अपनी क्लासेस खत्म कर ली थी? क्लासेस खत्म हुई थी अप्रैल में, बट टाइम थोड़ा सा ऑप्शनल को कम कर दिया था बाद में। अच्छा। अप्रैल 19 में क्लासेस खत्म हुई थी, बट ऑप्शनल को थोड़ा टाइम कम कर दिया, तो क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा अभी अनसर्टेन हो गया, तो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन। क्योंकि राकेश मेरे साथ ही जुड़े रहे हैं, तो मैं जानता था कि राकेश के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट अब मैं यही बात आपसे कन्वे करना चाहता था, और चूंकि राकेश कहे तो आपके लिए और वो कन्विंसिंग होगा। राकेश अपने ऑप्शनल की तैयारी कर रहे थे अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद इन्होंने थोड़ा कम कर दिया ऑप्शनल की तरफ ध्यान, क्योंकि इन्हें पता था कि इनका प्रीलिम्स आना है। दैट इज द वे टू मेक बैलेंस। If your teacher is willing to be there, support you, then don't worry about your optional paper after December, January. You tilt towards GS. अपनी प्रिपरेशन करिए प्रीलिम्स के लिए। मैं जानबूझ के आपको राकेश के साथ ये इसलिए बातचीत करा रहा हूँ क्योंकि इससे क्लैरिटी मिलती है, और उसके बाद आप जब एक बार प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं तो फिर अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रहेगी भी तो वो कवर हो जाती है। पोस्ट प्रीलिम्स यू कैन गो बैक टू इट। ऐसा मुझे लगता है राकेश, यू what we can tell the students. I'm just trying to synopsize what you are saying, ताकि सबकी कन्वीनियंस बनी रहे। करेक्ट। तो करेक्ट है, ठीक है। तो जब तुम लोग कह दिए तो मैं मान लेता हूँ। तो दैट इज अगेन आई रिपीट दैट इन्होंने 2018 से प्रिपरेशन शुरू की, एंड इनिशियली इट वाज जीएस एंड ऑप्शनल की तैयारी की अक्टूबर नवंबर 18 से शुरुआत की उसकी, बट अप्रैल 19 में ऑप्शनल का कोर्स खत्म हुआ राकेश का। लेकिन उसके पहले राकेश दिसंबर जनवरी के बाद जीएस की तरफ टिल्टेड थे, तो अपनी क्लासेस कर रहे थे। ही वॉज स्टडीइंग ऑप्शनल बट ही वॉज टिल्टेड टुवर्ड्स जीएस, नोइंग दैट ही हैज अ प्रीलिम्स टू टेक, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड डिसीजन दैट यू टुक राकेश। एंड देन आफ्टर प्रीलिम्स, जब 2-3 महीने रहते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, 3 महीने थे मेरे ख्याल से जब तुमने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो हाउ डिड यू डू? अब ये आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग अभी प्रीलिम्स एग्जाम आपने दिया है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ राकेश से। So Rakesh, after prelims, what should be the strategy between prelims and mains, especially in the first attempt? So between prelims and mains क्या होता था कि syllabus, most of the syllabus I have covered already. So I started writing answers. Okay. Answer writing session started. So for GS as well as optional. So I revised the whole syllabus and answer writing session, rigorous answer writing in the initial times. Because initially क्या होता था कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते थे पूरे, 20 क्वेश्चंस पेपर में कंप्लीट नहीं होते। इनिशियली 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे, फिर 14, 15, धीरे धीरे लास्ट तक जाते जाते 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। तो रिग्रेस आंसर राइटिंग, और फिर पोस्ट आंसर राइटिंग उस पेपर की एनालिसिस पे कम से कम टाइम, ज़्यादा टाइम, तो एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स उस पर एनालिसिस में क्या लिखा, कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और वो डिस्कशन सीनियर्स के साथ डिस्कशन या फिर मेंटर के साथ डिस्कशन, तो उससे पता चला कि गलतियाँ कहाँ हो रही है और गलतियों पे बार बार इंप्रूवमेंट। सो दैट इज अनदर थिंग जो राकेश। अच्छा, एक और कनेक्टेड क्वेश्चन राकेश, शुड पीपल वेट आफ्टर प्रीलिम्स या शुरू हो जाना चाहिए? अगर प्रीलिम्स के बाद तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। इन केस अगर प्रीलिम्स निकल रहा है तो एडवांटेज है, इन केस नहीं भी निकल रहा है तो नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए भी अभी मेंस की प्रिपरेशन होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है राकेश ने। एवरीबडी शुड कीप इट इन माइंड। Start off after prelims. You can give yourself a 2-3 days break because of the mental hangover prelims creates. But after 2-3 days, start off. राकेश ने जो कहा मैं बिल्कुल रिपीट करता हूँ उसे। If you clear prelims, in any case you have an advantage in mains. Even God forbid you don't clear prelims, you will be much better prepared for the next attempt if you have used the next 3 months after prelims. So इनिशियली जो ये टाइम है, इनिशियली वैसे भी मेंस की प्रिपरेशन ही होनी है, क्योंकि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन वैसे दिसंबर के बाद स्टार्ट होनी है। करेक्ट। And then another thing that he said very correctly is start writing your answers. शुरुआत में नहीं अच्छे होंगे, complete नहीं कर पाते हम टाइम पे, we are unable to complete it on time, we are unable to finish it. So start writing your answers and that will help you after prelims especially, क्योंकि तैयारी अगर हो चुकी है अच्छे से, once you have covered the syllabus, then you are in a position जहाँ आप ये। और कई बार क्या होता है कि syllabus cover भी नहीं होता, then also you should write answers, because मेंस में भी क्या होता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने कभी फेस नहीं किए,
और ये प्रैक्टिस होगी ना कि सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद वी आर राइटिंग आंसर्स, देन वो एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि अननोन क्वेश्चन भी आया, देन वी कैन फेस इजीली फेस इट. That's again a very good point, that write your answers even when your syllabus is not fully done, because even if you see unknown questions, क्योंकि मेंस में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में होंगे, हर पेपर में 2 जो अननोन तो हैं, तो अननोन फेस करने की एक कैपेसिटी होगी. That's very well said, राकेश, very well said. और ये मुझे उम्मीद है बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए. तो राकेश, how did you go about your economics optional? सर इकोनॉमिक ऑप्शनल में सबसे पहले तो जो क्लास नोट्स थे उनका रिवीजन, एक दो रिवीजन ऑलरेडी पहले हो चुके थे, देन फर्स्ट उसको मल्टीपल रिवीजन्स, ताकि वो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. देन सेकेंडली प्रिंटेड मटेरियल, और जो नोट्स में नहीं कवर्ड है वो प्रिंटेड मटेरियल में रेफ़र कर लिया. देन उसके अलावा जो उन चीज़ों में नहीं कवर हुआ या फिर वहाँ से समझ में नहीं आया वो आपसे पूछा, या फिर उसको रेफरेंस बुक से कवर किया. जो रेफरेंस बुक जनरल आपने रेफ़र की थी, जैसे माइक्रो में एच.एल. आहूजा, मैक्रो में फ्रोयन, और फिर इंटरनेशनल में सैल्वाडोर. करेक्ट. सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, यही मैं कहता हूँ सभी को. आई एम रिपीटिंग इट अगेन व्हाट राकेश सेड, दैट बिकॉज राकेश एंड मी वर टुगेदर, सो आई नो द प्रोसेस, बट आई वांट दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट माय notes or anything. Whichever coaching you are in, whichever optional you are doing, first what you should do is look into what your teacher has taught you, look into the printed notes etc. if they have been given, revise them once or twice, and then see the past year papers. In that case you will find certain things that you will need to refer from your reference books, और वहाँ reference books use करो. आपके mentors जो हैं ज़रूर help करेंगे आपको, तो वो बताएंगे कि reference book के ये point extra पढ़ लो, it will help you. Read these extra points. So but the basic preparation you should do first, revise it well, see the question paper, will give you all the clarity. That methodicity is what took you places, Rakesh, no doubt. The previous year paper is the guiding light. Guiding light, absolutely. So in the first attempt, when you were taking all this, Rakesh, it must have been pretty time consuming. ये सारा कुछ काफ़ी टाइम ले रहा होगा, साथ में GS भी था. तो पहले अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँचे थे? सर पहले अटेम्प्ट में मतलब ये जो रेफरेंस बुक है वो बहुत सारी कवर नहीं हो पाई थी. मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी 2013 तक मेरा टारगेट था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था. तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो बहुत सी चीज़ें अनकम्प्लीट थी, और वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट किया स्कोर में भी. 210 मेरा स्कोर था फर्स्ट ईयर में. जब लेकिन 210 जो था उसमें एक और मिस्टेक थी मेरी. ये एक तो कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, सेकंड पार्ट था कि मैंने जो क्वेश्चंस चूज़ किए थे वहाँ पे करने के लिए वो गलत कर लिए थे. वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी. अगर वहाँ पे क्वेश्चन ढंग से चूज़ कर लेता तो मे बी 240 250 मेरा स्कोर हो जाता. तो वहाँ पे क्वेश्चन पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट, वो स्ट्रेटेजी हमारी इंपॉर्टेंट होना चाहिए. अगेन इंपॉर्टेंट थिंग राकेश बता रहे हैं, दैट चूज योर क्वेश्चंस इन द एग्जाम केयरफुली, दैट कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ 30-40 मार्क्स. कि दैट विल बी देयर. एंड अनदर थिंग इज सेड व्हिच इज करेक्ट, क्योंकि एक पहले साल जब आप प्रिपेयर करते हैं, देयर आर सर्टेन लूप होल्स दैट आर लेफ्ट. तो उसके वजह से सर्टेन टॉपिक्स वर लेफ्ट, सम पास्ट ईयर पेपर्स वर लेफ्ट, जिसके वजह से थोड़ी कमी थी. तो राकेश मेंस तक तो पहुंचे, लेकिन मेंस के आगे पहले अटेम्प्ट में रुक गए थे, और इस अटेम्प्ट में लेकिन बिल्कुल नहीं रुके, और अब इनको अटेम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि IAS बन जाएंगे. अच्छा, फिर देन राकेश टेल मी दिस, दैट व्हाट डिड इन द सेकंड अटेम्प्ट, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू डिड नॉट गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी? हाँ, 1-2 दिन तो अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन मेरे को पता था मिस्टेक्स, आई न्यू माई मिस्टेक्स, कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स हैं और वो इम्प्रूवमेंट करने हैं. सो दैट इज अगेन अ वंडरफुल आंसर. आगे बोलो. तो उसकी जो इम्प्रूवमेंट, जैसे GS में कुछ इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स थे, जिसे मैं डेटा पॉइंट्स, जैसे डेटा पॉइंट जजमेंट हुआ या फिर कोई डेटा हुआ, ये डेटा पॉइंट्स बहुत कम यूजुअल है. तो मेरा आंसर होता था एक एवरेज आंसर की तरह, तो उसमें सब्सटेंशिएट करने के लिए डेटा पॉइंट वगैरह ये सब कुछ मेंशन नहीं होता था. तो ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स थे उन पे मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले. कुछ टॉपिक्स का नहीं कवर थे उनको कवर किया, थोड़ा नोट्स को पूरा कंसोलिडेट करके थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लेके आया अपनी लैंग्वेज में. ये GS में एफर्ट डाले. इकोनॉमिक्स ऑप्शन में क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट किए, उसके अकॉर्डिंग मेरे रेफरेंस बुक रेफ़र करनी है तो वो की, नोट्स में इम्प्रूवमेंट जहाँ पे ऐड ऑन करना है तो वो ऐड ऑन किया. आपके पास जाना था तो वो सारे टॉपिक्स में लेके गया. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सारा क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत थोड़ा वाइड सिलेबस है इसका, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस में इम्प्रूवमेंट किया. आफ्टर दिस तब उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट कर दिया था. परफेक्ट. सो जो गैप मिला राकेश को, एक तरह से मैं मानता हूँ 1 नंबर से इनका छूटा था इंटरव्यू कॉल, दैट आई नो. लेकिन जो गैप मिला मेरे हिसाब से वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी. इट गेव हिम इनफ टाइम टू ब्रेक दैट साइकिल, जिसमें कि ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साइकिल में नहीं फंसे. He got that time and उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया. I will just quickly say it for my English audience, that what he did was in the process that he consolidated his notes,
looked into data points, that what data points can be consolidated, past year papers, optionally prepared with past year papers. He would be a frequent visitor at times, and that was a welcome visit, and that was good because that allowed him to make sure that जो loopholes रह गए, whatever जो कमियां रह गई थी first attempt में वो पूरी कर ली, and then he was better prepared for his second attempt. तो सेकंड अटेम्प्ट में राकेश प्रीलिम्स का पेपर तो थोड़ा अलग आ गया था, तुम लोगों के बैच पे कोविड वगैरह का अलग इम्पैक्ट था. सो हाउ वर यू कोपिंग विद ऑल दोस अनसर्टेनिटीज, कोविड एंड ऑल? सो कोविड के टाइम पे वो घर में वो होकर शिफ्ट कर गया था, तो दिल्ली से घर शिफ्ट हो गया था, तो लेकिन बट सारा अरेंजमेंट वही था कि वही चीज़ें, वो बेसिक पैटर्न पता था कि यही चीज़ रिवाइज करनी है, यही चीज़ पढ़नी है, तो वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस जो प्रीवियस टाइम फॉलो किया था वही रिपीट किया. और आगे बढ़ाते थे यूपीएससी वाले डेट्स, तो उससे डेटर नहीं होते थे, यू वुड कंटिन्यू विथ योर वर्क. हाँ, उससे थोड़ा सा प्लानिंग चेंज हो जाता था. अगर बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया देन थोड़ा टाइम मेंस के लिए निकाल के दे दिया, गुड है प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो वो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग प्लान शिफ्ट करते गए. लेकिन रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुकना नहीं, और घबराना नहीं चाहिए. मतलब ये नहीं कि टाइम्स चेंज हो रहे हैं तो कुछ लोग कभी कभी पढ़ाई छूट जाती है उनकी. नहीं, वो तो अगर थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठा लो. मेंस में यू कैन गेट अ बेटर मार्क्स इन मेंस. राइट. And did you feel that economy gave you some help in your other subjects in UPSC preparation? Yes sir, through economy I used to remember many of the data and patterns. So, वो क्या चेंज क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, देन इकोनॉमी कैसे ग्रो हो रहा है, तो GS3 में तो स्पेशली हेल्प किया, बट अदर GS पेपर्स में भी डेटा पॉइंट की वजह से तो हेल्प मिली थी. राइट, या सोशल इश्यूज इन पेपर 2 में. राइट. So that is another thing that I needed eco-optional student to understand. That's why I put this question, that use your knowledge of economics for understanding paper 2, for doing the data points in other papers, thinking in essay terms, that if you can manage an essay. That also is something, because we have been discussing things, and whatever I've gathered from the students, thought that these videos can help you in understanding it. ऐसे में डेटा पॉइंट्स यहाँ से डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं. देन GS3 तो कम्प्लीटली इकोनॉमी का पार्ट, कम्प्लीटली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, GS3 अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. करेक्ट. अच्छा राकेश, पहला पेपर जो था तुम लोगों का, ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मैं पूछता हूँ, एंड यू हैव स्कोर्ड वेल इन योर फर्स्ट पेपर, इनफैक्ट more than the average score without any doubt. So the first paper of economics optional, when the questions were coming which were not very friendly, and that is a nice sentence I'm using, but it was a difficult question that I'm sure all economics students would know. What was happening in the exam hall? What were you saying to yourself? क्या कह रहे थे खुद को, क्या करना है? So the initial few, like while choosing the question, I have chosen those questions which I have read. Okay. So जहाँ पे भी थोड़ा बहुत डाउट था, आई वुड नॉट चोजन दैट क्वेश्चन. सो इनिशियली जो जिनमें चूज़ करने की कंपलसरी, अपार्ट फ्रॉम कंपलसरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन चूज़ किए उसमें से मोर और लेस सिलेबस के अंदर कवर्ड थे, बट थोड़ा सा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी थी. राइट. तो वो लैंग्वेज पकड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वहाँ पे. राइट. देन उसमें डिफरेंट डायमेंशन इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो एक बार लगा कि पेपर थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन वो दूसरे मोमेंट लगा कि मैंने तो पढ़ाई की है, तो मेरे लिए तो एडवांटेज है, कि जिसने थोड़ा बहुत नहीं किया वो ट्रिकी क्वेश्चन में उलझ गया, उसके लिए एडवांटेज नहीं, तो मेरे लिए एडवांटेज है, उसको मैंने थोड़ा पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया. सेम मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे किया था. प्रीलिम्स में इनिशियली 10 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि ये गया मेरे पेपर हाथ से गया, बट दूसरे मोमेंट पे ऐसा सोचा कि ये 10 क्वेश्चन सबके लिए हार्ड है. अगर मेरे लिए मैंने तैयारी की है तो मेरे लिए हार्ड है, तो सबके लिए हार्ड है. तो अगर 10 क्वेश्चन में कम से कम 100-200 लोग तो उलझ गए, तो तुम उसका पॉजिटिव कुछ तो कम हो रहे हैं, तो फिर उसको पॉजिटिव नोट में ले लो. सिमिलरली इकोनॉमिक्स, ग्रेट फिलॉसफी राकेश, ये मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छी बात है. That thing that I have studied, so if I am finding it tough, others will be finding it tough. So that means some are getting eliminated. So I can think about more questions and solve them. And choice of question is important. Choice of question is very important, because ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ लिया था. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कम मार्क्स कमाने का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन कि ये स्ट्रेटेजी करेक्ट नहीं थी क्वेश्चन को पिक करने की. राइट. वो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने प्रैक्टिस किया था आंसर राइटिंग के टाइम कि क्वेश्चन को पिक कैसे करना है. राइट. वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा पेपर खोल के उसमें एनालिसिस करके भी पिक करना सीखा था, और देन यहाँ पे वो हेल्प किया था, और वो सबसे इम्पोर्टेंट. सेकंड पेपर के लिए इकोनॉमिक सर्वे वगैरह भी देखे थे राकेश? यस सर, इकोनॉमिक सर्वे लाइन टू लाइन फॉलो किया था. कई बार क्या होता है डायरेक्टली नहीं आता है, बट वो माइंडसेट में रेडी रहता है कि हाँ एनालिसिस डन रहती है कि क्या सिनेरियो क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी कहाँ जा रहा है, हर सेक्टर का एक आइडिया रहता है अच्छे से. वो इंक्लूड ऑप्शनल में भी हेल्प करता है और GS3 में भी हेल्प करता है, क्योंकि आंसर में कहीं ना कहीं तो इनकॉर्पोरेट होता ही है. और इन जनरल भी हर जगह सोशल इश्यूज में स्पेशली इंक्लूड हो जाता है. इवन ज्योग्राफी में कहीं इकोनॉमिक मिनरल की ग्रोथ वगैरह, मिनरल्स की ग्रोथ रेट वगैरह दिखा रहे हो माइनिंग सेक्टर में, देन वो इंक्लूड हो जाता है कहीं ना कहीं.
Right. तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होता बट वो हेल्प करता है, स्पेशली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों में. Nice. And just one last thing, Rakesh, that how was your interview? You scored very well. Yeah? Rakesh has scored a 190 in his interview. So, what kind of questions were coming in your interview? Was the interview board friendly? This again is for those of you who will sometimes see the mocks, sometimes see unfriendliness at times and so on. So, कैसा इंटरव्यू बोर्ड रहता है राकेश? दोस्ती से बात करते हैं, क्या करते हैं? सर मेरा इंटरव्यू बोर्ड व्यास सर का था, वो बहुत ही फ्रेंडली बोर्ड था, अटर फ्रेंडली बोर्ड था. तो उन स्टार्ट क्वेश्चन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रिकल के उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी. आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे वो डैफ से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड थे. बाहर से रैंडम क्वेश्चंस बहुत कम थे. ठीक है. रेयरली कोई क्वेश्चन था जो मेरे डैफ से रिलेटेड ना था या फिर कहीं से डॉट्स कनेक्ट ना हो रहे हो. और कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें याद हो अभी भी जिसको तुम शेयर करना चाहो स्टूडेंट्स के साथ, विच यू थिंक कुड हैव बीन द गेम चेंजर, या ऐसा कुछ हुआ हो? हाँ, थोड़ा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू कॉपर मिनरल. सो दे आस्क्ड मी दैट देयर इज वन मिनरल which is found in your district and the same mineral is found in another country which is in conflict area, which is currently the internal security situation is not good, and the third country is trying to control that mineral. So it was copper mineral which is found in Sikar. It's also found in Afghanistan, and China is trying to control that mineral. So ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट मोर और लेस मेरा इंटरव्यू इकोनॉमिक्स स्टार्टअप से जो मेरे वन ऑफ द एसोसिएशन था, एंड देन टेड टॉक जो मेरा हॉबी था, या फिर करंट में उस टाइम पे अफगानिस्तान इशू चल रहा था, या फिर इकोनॉमिक्स के जैसे टॉपिक्स मनरेगा, लैंड रिफॉर्म, इनसे रिलेटेड. राइट. तो जो आपको ऑप्शनल के टॉपिक्स थे, ऑप्शनल के टॉपिक से बहुत ज़्यादा कवर था. मतलब अराउंड 35 to 40% इंटरव्यू वहीं ऑप्शन पे गया. और आप उसको टर्न भी कर रहे थे ऑप्शनल की तरफ, क्योंकि दैट वाज द स्ट्रेटजी ऑफ बीइंग अ स्मार्ट स्ट्रांग पॉइंट. तो मुझे मैं ट्राई कर रहा था कि इकोनॉमिक्स की तरफ जितना ज़्यादा है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में था और मेरे को पता चल गया था व्यास सर का भी इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स की तरफ है, तो फ्रीक्वेंसी भी मैच हो गई थी वहाँ पे. वेरी गुड, वेरी गुड. सो इट इज़ अबाउट कीपिंग काम, गोइंग थ्रू failure, not taking them as failure but as learning experience, and making sure that you remain diligently prepared, identifying your mistakes, and then giving your best shot and making your success story. So Rakesh is a typical example of that. I feel very happy to have talked to him. I hope this talk helps you all. Thank you, Rakesh. I'm sure your contribution will help many students in their economics journey also. Thank you. Thank you all of you.